नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो अभिभाषण दिया है, किन बातों का खास तौर पर जिक्र किया है, और ये भी कि क्या समाजवादी पार्टी जैसी कुछ पार्टियों को भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति के प्रतीक और धरोहर जैसे सेनगोल जैसी चीजें हैं, उससे क्या बिल्कुल उनको शाश्वत आपत्ति है, और ये आपत्ति क्यों है, किस वजह से है, इस पर सबसे पहले बात करेंगे। और इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि विपक्ष तो संसद में आक्रामक है, लेकिन सैम पित्रोदा, याद है ना आपको, विरासत टैक्स वाले और भारत की विविधता के बारे में विवादित बयान देने वाले और पिछले चुनाव में हुआ तो हुआ कहने वाले, उनको कांग्रेस ने चुनाव के समय तो हटा दिया था, लेकिन अब फिर से उसी पद पर नियुक्त कर दिया है सैम पित्रोदा को। तो इस पर आज खास चर्चा करेंगे कि विपक्ष जो है वो हमलावर तो है, आक्रामक तो है, लेकिन सवाल है कि असली मुद्दे क्या हैं, और उन मुद्दों पर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों कहां पर ठहरता है। और इसके बाद बात करेंगे कैंपस में हिजाब का मुद्दा। जी, शिक्षण संस्थानों में ड्रेस कोड, उसमें हिजाब का मुद्दा कर्नाटक में तो आपने सुना ही था, अब यह मुद्दा मुंबई में भी उठा और हाईकोर्ट तक मामला भी गया। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, शिक्षण संस्थानों को इस तरह का ड्रेस कोड बनाने का अधिकार है, हम नहीं रोक सकते उनको। तो बार बार ये हिजाब का मुद्दा क्यों उठता है? याद रखिएगा, महाराष्ट्र में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो इस पर भी होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद की संयुक्त बैठक को किया संबोधित, सदन को सरकार की नीतियों और भविष्य के रोड मैप से करवाया अवगत। कहा, भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण के दौरान जोर देते हुए कहा, लोगों ने इस सरकार पर तीसरी बार जताया भरोसा। आगामी बजट को सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के विजन का प्रभावी दस्तावेज बताया। राष्ट्रपति ने आपातकाल पर बोला करारा हमला। कहा, 25 जून 1975 को लागू किया गया आपातकाल संविधान पर था सीधा हमला। भारतीय संविधान बीते दशकों में हर चुनौती और कसौटी पर उतरा खरा। महाराष्ट्र में आज से विधानसभा के मॉनसून सत्र की हुई शुरुआत। 12 जुलाई तक चलने वाले सत्र में कल पेश किया जा सकता है राज्य का बजट। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने इकोनॉमिक सर्वे सदन में किया पेश। मौजूदा विधानसभा का होगा ये आखिरी सत्र। कर्नाटक के बाद अब मुंबई में हिजाब बना मुद्दा, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, कॉलेज के ड्रेस कोड में कोई हस्तक्षेप नहीं। लेकिन मुद्दे पर राजनीति करने वाले नेताओं ने कहा, मुस्लिम महिलाओं को मौलिक अधिकार से किया जा रहा है दूर। तो सवाल उठ रहा है कि आखिर हर चुनाव से पहले हिजाब को क्यों बनाया जाता है मुद्दा। और देश के पश्चिम तटीय क्षेत्रों में अगले 3 से लेकर 4 दिनों में तेज बारिश होने की संभावना। आज से 30 जून के दौरान पूर्वोत्तर भारत में भी भारी बारिश के आसार। तो वहीं केरल में भारी बारिश के कारण आज 6 जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद। तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण की कि क्या कुछ खास इस अभिभाषण में, राष्ट्रपति के अभिभाषण में रहा। तो संसद में जो राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, उसमें दोनों सदनों को महामहिम ने संबोधित किया। अभिभाषण में राष्ट्रपति ने आपातकाल का भी जिक्र किया और कहा कि संविधान पर सीधा हमला किया गया था। राष्ट्रपति ने कहा कि इस बार स्थिर सरकार को जनादेश मिला है। जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड पोलिंग का भी जिक्र किया। अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति ने जोर देते हुए कहा कि लोगों ने इस सरकार पर तीसरी बार भरोसा जताया है। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है।
तो राष्ट्रपति ने आगामी बजट को सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के विजन का प्रभावी दस्तावेज बताया। और आपातकाल पर राष्ट्रपति ने करारा हमला बोला और कहा कि 25 जून 1975 को लागू किया गया आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। भारतीय संविधान बीते दशकों में हर चुनौती और कसौटी पर खरा उतरा है। ये राष्ट्रपति ने ये बात साफ तौर पर कही। और समाजवादी पार्टी ने इस दौरान संसद से सेनेगल को हटाने का मुद्दा बना लिया। कहा सेनेगल को हटाकर वहां पे संविधान रख दीजिए। तो सवाल यह है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रतीकों से सपा जैसी पार्टियों को क्या आपत्ति है। और राष्ट्रपति के संबोधन में आपातकाल का जब जिक्र हुआ तो कांग्रेस ने स्पीकर को पत्र लिख दिया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अपने पत्र में इसे संसदीय परंपराओं के विरुद्ध बता दिया। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी आपत्ति है, पत्र लिखे जा रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में पुराने समय में अस्थिर सरकार के दौरान सुधारात्मक कदमों को न उठाए जाने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत की जनता ने निर्णायक बनकर इस स्थिति को बदल दिया है। देश में कई दशकों तक अस्थिर सरकार के दौर में कई सरकारें चाहते हुए भी ना रिफॉर्म कर पाए और ना ही आवश्यक निर्णय ले पाए। भारत की जनता ने निर्णायक बनकर इस स्थिति को बदला है। बीते 10 वर्षों में ऐसे अनेक रिफॉर्म्स हुई है जिनका बहुत लाभ देश को आज मिल रहा है। जब ये रिफॉर्म्स किए जा रहे थे तो भी इनका विरोध किया गया था। नकारात्मकता फैसले की कोशिश की गई थी, लेकिन ये सारे रिफॉर्म्स समय की कसौटी पर खरे साबित हुए हैं। और राष्ट्रपति ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक मामले पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने निष्पक्ष परीक्षा के लिए बनाए गए सख्त कानून की सराहना भी की। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का संविधान हर चुनौती पर खरा उतरा है। उन्होंने आपातकाल को लेकर कहा कि 25 जून को लागू आपातकाल काला अध्याय है। उस दौरान पूरे देश में हाहाकार मच गया था, फिर भी भारत ने विजय प्राप्त की। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति ने तमाम मुद्दों का जिक्र किया, लेकिन उन्हीं में से कुछ मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है वो परेशान सा नजर आ रहा है। चिट्ठी तक लिखी जा रही है। क्या कुछ अपडेट है? जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार, और साथ में हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं स्टूडियो में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी। सबसे पहले मैं ऋषि के पास चलता हूँ। ऋषि,
सबसे पहले आपसे अपडेट कि कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने वो पत्र लिखा है जिसमें आपातकाल का जिक्र करने से उनको आपत्ति है, कांग्रेस को आपत्ति है। कल स्पीकर ने भी जिक्र किया था तो कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई थी। क्या कुछ इस पत्र में खास है केसी वेणुगोपाल के पत्र में ऋषि? देखिए लालचंद, जहां तक इस नई सरकार के गठन के बाद लोकसभा का गठन हुआ और उसके बाद जो पूरी परिस्थिति बनी है, उसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस की कुछ सीटें क्या बढ़ी, उन्हें अब लगता है कि अब वो अपने हिसाब से राजनीति को सेट करना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं दिखता है, क्योंकि सदन में अभी भी संख्या बल पूरा का पूरा एनडीए के पास है, जबकि जो 272 का जो आंकड़ा है उससे भी ज्यादा है। तो ऐसे में अभी जो उनकी जो पोस्चरिंग है कांग्रेस की, वो यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों पर आपत्ति करेंगे ताकि किसी भी तरीके से एक दबाव की राजनीति को वो उत्पन्न करने में सफल हो पाए। मुझे लगता है इसी वजह से सरकार की तरफ से जो जो बातें अब तक रखी गई हैं, उन पर अधिकांश बातों पर विरोध दर्ज किया गया है। और यहाँ तक हमने देखा कि लोकसभा स्पीकर का चुनाव भी कराने की कोशिश की गई, हालांकि वो ध्वनिमत से लोकसभा अध्यक्ष को चुन लिया गया। अब इमरजेंसी का बात करें तो इमरजेंसी को लेकर यहाँ पर जो एनडीए है उसने भी एक कड़ा रुख अपनाया है, और वो इस मामले में जो पूर्व की सरकारें हैं, खासतौर से कांग्रेस पार्टी है, उसको बख्शना नहीं चाहती है। जी, लगता है ऋषि की इसी वजह से जो कांग्रेस है वो इस बात को समझ रही है कि उसको जो वो नैरेटिव सेट करना चाह रही थी, ऐसे में उसके खिलाफ, क्योंकि ये संविधान का मसला इस बार काफी ज्यादा हुआ है चुनाव के दौरान भी और संसद में भी, तो ऐसे में बीजेपी ने उन पर एक पलटवार किया है कि संविधान का सबसे ज्यादा दुरुपयोग तो इमरजेंसी के समय हुआ था। इसी वजह से मुझे लगता है कि कांग्रेस इस बात को नहीं पचा पा रही है कि संविधान की जो दुहाई वो दे रहे हैं, अब उसी पर उल्टा हमला हो रहा है। पत्र में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, तो उन्होंने कहा स्पीकर का चुनाव के समय इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लौटता हूं आपके पास ऋषि, अभी आप हमारे साथ बने रहिएगा, लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ विनोद जी भी मौजूद हैं। विनोद जी, ये आपातकाल का जिक्र कल स्पीकर ने किया तो आपत्ति, आज राष्ट्रपति महोदया ने जब जिक्र किया अपने अभिभाषण में तो कांग्रेस की तरफ से चिट्ठी लिखी जा रही है, और दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी तो ये कह रही है कि वो जो पीछे में सेनगोल जो कि नई संसद भवन में लगाया गया था, उनका कहना है कि उसे हटाइए और अब वहाँ पर जो है संविधान रख दीजिए। संविधान तो सब जगह पर है ही, बिल्कुल है, संविधान तो सबसे ऊपर है, लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि विपक्ष को इस तरह से आपत्ति क्यों लग रही है सेनगोल से, आपातकाल के जिक्र से? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विपक्ष ने जो पूरा एक नैरेटिव खड़ा किया था उसको लेकर अब सत्ता पक्ष जो है उसका पलड़ा इन चीजों में, नैरेटिव में भारी होता हुआ दिख रहा है संसद के अंदर। देखिए, ये कल जैसे यही बता रहे थे ऋषि कुमार जी, और जब कल आपने देखा कि संसद के लोकसभा की शुरुआत के समय में भी स्पीकर ने आज 27 तारीख का 26 तारीख का वो दिन था इमरजेंसी का, 50 साल का उस एक कह सकते हैं कि बरसी थी जी, तो इमरजेंसी के लेके स्पीकर ने एक निंदा प्रस्ताव भी रखा था सामने में। ये एक असहज करने वाली बात थी कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि उन्होंने जो नैरेटिव बनाई थी, जो ऋषि कुमार कह रहे थे कि पार्लियामेंट में हम लोगों ने कभी इस तरह का सीन नहीं देखा कि संविधान हाथ में रखे हुए ओथ ले रहे हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सारे जितने भी इंडिया गठबंधन के मैक्सिमम ऐसे सांसद थे जो अभी जीत के आए हैं, वो इंडिया गठबंधन में आपने देखा होगा कि एक संविधान की एक कॉपी लेके और वो ये बता रहे हैं कि हम संविधान की रक्षा करने आए हैं। तो जब आप संविधान पे इतनी बड़ी नैरेटिव बनाते हैं तो फिर इस संविधान को लेके जो 50 साल पहले इमरजेंसी में जिस तरह से संविधान को एक तरह से दरहम बढ़म किया गया था, संविधान को ध्वस्त किया गया था, आप कह सकते हैं कि एक तरह से संविधान को बुलडोज किया गया था। इतने संशोधन तो कभी संविधान में नहीं हुए जिस तरह से एक ऑटोक्रेसी के लिए एक इंदिरा गांधी अपने पावर बनाने के लिए इतने संशोधन कर डाली थी। तो जब तक आप उस इतिहास में नहीं झांकेंगे तब वर्तमान के उस संविधान के खतरे को आप कैसे समझ पाएंगे? अगर आप इलेक्शन कैंपेन में लोगों को बताते रहे कि ये संविधान पे खतरा है, तो लोगों को ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि संविधान पे खतरा किस दौर में हुआ,
और कैसे हुआ। तो यही कोशिश में अगर आप देखिए कि कल लोकसभा में स्पीकर ने इस बात को निंदा प्रस्ताव लाया, तो सरकार की तरफ से आप ये आज जब ये प्रेसिडेंट महोदया जो पढ़ रही थी अब ये भाषण अपना, तो जाहिर सी बात है सरकार की इस चिंता को उन्होंने रेखांकित किया कि भाई संविधान हमारा देश की पूंजी है, थाती है, इसे अक्षुण्ण रखा जाए। जो 50 साल पहले हुआ वो गलती कभी भी दोहराई नहीं जाएगी। ये एक कमिटमेंट को राष्ट्रपति महोदय ने एक सरकार के अभी अपने भाषण में कहा। रही बात जब आप कह रहे थे सेंगुल की बात कि ये देखिए कितना हास्यास्पद है। मैं नहीं कहूंगा कि सपा के सांसदों को या अखिलेश जी को सेंगुल के बारे में जानकारी नहीं है। वो सांसद हैं और लाखों लोगों के चुने हुए सांसद हैं, तो उनके जानकारी के अभाव को हम कैसे कह सकते, चैलेंज कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इतनी बात तो जरूर है कि इन सारे पार्टियों को कम से कम भारत के परंपरा, भारत की संस्कृति के प्रति एक दुराग्रह है। जी। सेंगोल के बारे में वो जाने कि जब नए संसद भवन में प्राइम मिनिस्टर मोदी उस सेंगोल लेके आए थे, मुझे और आपको याद होगा कि सारे वो जो अधिनाम वहां के संत समाज हैं, उन लोगों ने सेंगोल की प्राण प्रतिष्ठा की थी और संसद भवन में मोदी ने पूजा अर्चना करने के बाद उसको प्रतिष्ठापित किया था। बिल्कुल। ये सेंगोल भारत की एक प्राचीन परंपरा के साथ साथ साक्षी है। साउथ इंडिया के, दक्षिण इंडिया के जो वो सारे अधिनाम हैं, उनकी परंपरा में आज भी कायम है। तो क्या वो परंपरा अगर संसद भवन में सुसज्जित है, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित किया था, वो अलग बात थी कि नेहरू जी को बाद में लगा तो वो इसको एक म्यूजियम में डलवा दिए थे। नरेंद्र मोदी ने भारत की जब बात करते हैं विकास के साथ विरासत की, तो अपने विरासत को भी सहेजना जानते हैं। और साउथ इंडिया की जो सेंगुल की परंपरा जो चोल डायनेस्टी के साथ में था, तो क्या इस देश को गर्व नहीं होना चाहिए कि ये राजदंड भारत के जो भारतीयता है, भारत का प्राण है, उसकी वापसी हुई है। ठीक। मैं ऋषि आपके पास चल के ये अपडेट लेता हूं। पिछले 2 दिनों की कार्रवाई ऋषि देखिए कि चाहे वो स्पीकर की बातों में जिक्र हो आपातकाल का, या फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिक्र हो, जिस चीज को कि विपक्ष ने अपना एजेंडा बनाया, चुनाव के बाद भी जिस तरह वो संविधान की कॉपी लेकर पहुंचे, अब लगता है कि क्या सत्ता पक्ष ने ये निर्णय ले लिया है क्या कि इसी मुद्दे पर अब फ्रंट फुट पर खेलना है, बैक फुट पर बिल्कुल नहीं जाना है। मुझे लगता है यही रणनीति है, क्योंकि जिस तरीके से कल लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ, तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि सब कुछ शांतिपूर्वक आज का दिन गया है। और जिस तरीके से विपक्ष ने अपने उम्मीदवार को तो उतारा, लेकिन उन्होंने वोटिंग के लिए प्रेस नहीं किया। इससे लग रहा था कि सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है। लेकिन जब स्पीकर के द्वारा, चूंकि समय और दिन ऐसा था कि उसका जिक्र जब उन्होंने किया, तो उसके बाद लगा कि ये तो हमारी तरफ ही कर दिया गया। यानी कि जिस संविधान की दुहाई कांग्रेस अब तक दे रही थी, बीजेपी ने, खासतौर से एनडीए ने इस बात की रणनीति बनाई कि देश को बताया जाए कि संविधान को खतरा किस समय सबसे ज्यादा हुआ था। और अगर हम बात करें 42nd अमेंडमेंट की, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उस समय इतने संविधान में संशोधन हुए थे कि बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी इन सब संशोधनों को लेकर जब अन्य पार्टियां गई, अन्य जो रेफरेंस के लोग गए, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे बदलाव किए और बहुत सारे संशोधनों को खारिज भी किया। तो उससे ये साबित होता है कि वो जो संविधान के संशोधन हुए थे वो उचित नहीं हुए थे और संविधान के अनुरूप नहीं हुए थे। मुझे लगता है बीजेपी अब चुनाव में तो नहीं, लेकिन चुनावों के बाद कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेरना चाहती है। और मुझे लगता है, उन्हें लगता है कि ये चीज अगर अभी नहीं खत्म की गई, तो पूरे आगे आने वाले समय में भी विपक्ष बार बार संविधान के नाम पर इस तरीके की घटनाएं करता रहेगा। तो मुझे लगता है ये उनकी रणनीति है, सफल और कारगर दिख रही है, अभी कांग्रेस इसका इतना तीखा विरोध कर रही है। जी, मैं लौटता हूं आपके पास। विनोद जी, एक बात तो दिखाई पड़ती है कि देखिए, जो जिस बात का अभी ऋषि भी जिक्र कर रहे थे कि विपक्ष की कुछ सीटें बढ़ी हैं, कुछ नैरेटिव उन्होंने सेट किया, कुछ सीटें बढ़ी। अब जाकर के लगता है कि विपक्ष उत्साह में यहां तक आ गया है कि अब समाजवादी पार्टी, जो कि हम जिक्र कर रहे थे कि अब सेंगोल को हटाइए। आपको लगता नहीं कई बार ये चीजें जब ज्यादा होती हैं तो बैकफायर भी कर सकती है?
लाल जी, अभी ऋषि जो चर्चा कर रहे थे, बहुत शानदार पर्सपेक्टिव उन्होंने बताया, कोशिश की है। मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि केसी वेणुगोपाल की जो आज की चिट्ठी है, ये कल की घटना है, जब ये लोकसभा में हम लोगों ने देखा था निंदा प्रस्ताव पे आपातकाल को लेकर, और आज जब प्रेसिडेंट महोदय का जो अभिभाषण हुआ उसके बाद केसी वेणुगोपाल ने जो चिट्ठी लिखी है स्पीकर के नाम से, वो सीधे सीधे ये बता रहा है, जो ऋषि जी भी बता रहे थे, कि पार्टी अब असहज महसूस कर रही है। पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को ये लग रही है कि आप जब ये संविधान लहराते हुए दिखाएंगे खतरा है, और हम इसकी गारंटी देते हैं। जब राहुल गांधी कल भी इस चीज़ को अपने बयान में इसको अपने एक्स प्लेटफॉर्म पे साझा किया था लोगों के साथ, तो उनको लग रहा है कि आप जब इस संविधान के नैरेटिव बनाते हुए इलेक्शन में गए, और अब आप जब इस बात को लेकर पार्लियामेंट में नैरेटिव देंगे, तो आपके सामने में ये इमरजेंसी का काला अध्याय भी सामने में होगा। और ये काला अध्याय शायद कांग्रेस को इतनी भारी पड़ेगी कि उनको लोग कम से कम 50 साल पहले जो संविधान के साथ हुआ, इंस्टीट्यूशंस के साथ हुआ, न्यायपालिका के साथ हुआ, मीडिया के साथ हुआ, वो काले अध्याय को अगर लोग याद करेंगे, तो आज की जो पीढ़ी है उसको कांग्रेस का असली चेहरा दिखने लगेगा। ये कम से कम अब इसमें वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं केसी वेणुगोपाल की चिट्ठी से कम इतना समझ सकता हूं कि ये उनका आज का फ्रस्ट्रेशन है कि अगर वो उनको जवाब देना है तो संसद में जवाब दें, कल उनकी चर्चा में प्रेसिडेंट के भाषण में चर्चा करें। अगर वो चिट्ठी लिख रहे हैं तो उनकी ये हताशा है। हम इस चर्चा में फिलहाल ऋषि बहुत बहुत शुक्रिया, आप अभी बने रहिएगा विनोद जी, क्योंकि आगे चल करके आज की हम खास चर्चा करने वाले हैं कि विपक्ष आक्रामक तो हुआ पड़ा है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे कि कांग्रेस पार्टी पर और विपक्षी कई पार्टियों पर सवाल उठ रहे हैं, तो इस पर हम खास चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जारी रखेंगे उस खास चर्चा को जो आज हम करने वाले हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। विपक्ष आक्रामकता तो दिखा रहा है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जो बूमरैंग की तरह उन्हीं के ऊपर वापस आ रहे हैं। जैसे इमरजेंसी का मुद्दा आया था, तो क्या कुछ वो मुद्दे हैं जिसको लेकर के सवाल विपक्ष पर है और विपक्ष आक्रामकता दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो 18वीं लोकसभा गठन के बाद संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह संबोधन जो है वो 18वीं लोकसभा के गठन के बाद यह अभिभाषण हुआ है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। तो महामहिम के भाषण में सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों की रूपरेखा बताई जाती है। यह परंपरा रही है, हम सब जानते हैं, संसदीय परंपरा। लेकिन आक्रामक विपक्ष की तस्वीर भी यहां दिखी। आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार कर दिया, लेकिन अन्य विपक्षी दलों ने इसका समर्थन नहीं किया बहिष्कार का। तो एक वहां पर भी दरार देखने को मिली विपक्ष के बीच। लोकसभा स्पीकर के चुनाव के वक्त भी आक्रामक विपक्ष की एक तस्वीर दिखी। उन्होंने कोशिश तो की थी, जब टीएमसी के विरोध के कारण कांग्रेस पार्टी डिवीजन की मांग नहीं कर पाई। टीएमसी चाहती थी कि हो डिवीजन, कांग्रेस डिवीजन नहीं चाहती। कहा जा रहा है कि सदन में विपक्ष की भूमिका आक्रामक होगी, एक यूनाइटेड इंडिया गठबंधन दिखेगा, लेकिन वो दिख नहीं रहा। लेकिन यह आक्रामकता कांग्रेस पार्टी ने जरूर दिखाई है। और क्या आक्रामकता है कि चुनाव खत्म होते ही विवादों में रहने वाले सैम पित्रोदा की वापसी हो गई है। सैम पित्रोदा को वापस उसी पद पर नियुक्त कर दिया गया, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर। कांग्रेस पार्टी ने सैम पित्रोदा को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया, तो फिर उन्हें हटाया ही क्यों था, यह सवाल उठ रहा है। चुनाव के दौरान उन्होंने भारत की विविधता पर कहा था कि दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी की तरह दिखते हैं, अफ्रीका वालों की तरह। पूर्वोत्तर राज्यों के लोग की तुलना उन्होंने चीनी नागरिकों से कर दी थी, और पश्चिमी भारत के लोग को कहा था कि वो अरब मुल्कों की तरह दिखते हैं। नॉर्थ यानी उत्तर के लोग गोरे जैसे रंगभेद टिप्पणी करके पित्रोदा ने भारत की सिविलाइजेशन स्टेट की भूमिका को खारिज किया था।
तो इनहेरिटेंस टैक्स, विरासत टैक्स और जो हुआ सो हुआ। जैसे चर्चित पित्रोदा से तब कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन पीएम मोदी ने चुनाव के दौरान कहा था कि कांग्रेस पार्टी योजना बनाकर ऐसे लोगों के कई शगुफे छोड़ती ही रहती है। हो हल्ला होने पर पार्टी कुछ दिनों के लिए इसे किनारा कर लेती है, बाद में मेन स्ट्रीम में लेकर आ जाते हैं। अब सैम पित्रोदा को फिर ले आए, कांग्रेस पार्टी ले आई तो गुरु की वापसी हो ही गई। तो गुरु को वापस ले आए सैम पित्रोदा को, लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा हो गया है कि क्या कांग्रेस पार्टी पित्रोदा के रंगभेद टिप्पणी से अब सहमत हो गई है? और उस समय चुनाव के दौरान असहमत थी, इसीलिए हटाया था क्या? तो क्या भ्रम पैदा करना, माहौल बदलना, नए नए मुद्दे जोड़ना, ये कांग्रेस के एजेंडे में हमेशा से रहा है? ये सवाल उठना स्वाभाविक है। आक्रामक विपक्ष को नेतृत्व देने में लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी की बड़ी भूमिका हो सकती है। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद क्षेत्रीय क्षत्रपों के एम्बिशन को कितनी जगह दे पाती है, कितना उनको एडजस्ट कर पाती है। तो इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के सांसद और सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल होने को लेकर कहा कि यह तो परंपरा है और यह हमेशा होता रहता है। हम सब राष्ट्रपति के अभिभाषण को सुनते हैं, यह सरकार का भाषण होता है। ये तो परंपरा है, ये हमेशा होता है और हम लोग सब सुनते हैं उनका। वो दरअसल सरकार का भाषण होता है। सरकार का भाषण होता है, ये परंपरा है। और अब आपको पहले सुनवाते हैं कि ओवरसीज कांग्रेस के दोबारा अध्यक्ष बनाए गए सैम पित्रोदा का वो वाला विवादित बयान जिसको लेकर उन्हें चुनाव के दौरान इसी पद से हटा दिया गया था। सुनिए। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. तो सैम पित्रोदा का यही वो बयान था जो विविधता पर दिया था, उससे पहले विरासत टैक्स पर भी दिया था। तो भाजपा ने कांग्रेस के सैम पित्रोदा के दोबारा ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर हमला बोला। आइए सुनते हैं। सैम पित्रोदा ने दुख जताने के बदले कल अपने ट्विटर पर यह भी कहा है कि मेरी टिप्पणियां रेसिस्ट नहीं थी, नस्ल भेदी नहीं थी। ये तो जनता जिसको आक्रोश लगा इस पूरी टिप्पणी पर, वही रेसिस्ट थी। मतलब कि अंकल सैम पित्रोदा ने अपनी इन बातों पर कोई दुख भी नहीं जताया और कांग्रेस पार्टी उनकी इन बातों से इत्तेफाक रखती है, इसीलिए उन्हें वापस ले लिया है। तो सैम पित्रोदा को जिस तरह से कांग्रेस ने दोबारा नियुक्त कर दिया है, तो सवाल उठ रहा है कि क्या सैम पित्रोदा ने सही बोला था? क्या कांग्रेस उससे सहमत है? अगर सहमत है तो उसी समय नहीं हटाना चाहिए था, और अगर सहमत नहीं है तो अब क्यों दोबारा नियुक्त किया? इस पर खास चर्चा और विपक्ष जो कुछ संसद में कर रहा है उस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, साथ में हैं ही स्टूडियो में, और साथ में विजय शर्मा जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत विजय जी। साथ में डॉक्टर टीना कर्मवीर जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत टीना जी इस डिस्कशन में, इस चर्चा में। मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ विनोद जी के जरिए। विनोद जी, ये सवाल तो ये उठता है, और देखिए ये बात हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे ना, जिस समय सैम पित्रोदा को हटाया गया था, कि देखिएगा फिर चुनाव के बाद सैम पित्रोदा की नियुक्ति इसी पद पर हो जाएगी। देखिए बिल्कुल सच, वो बात बिल्कुल सच निकली। तो सवाल यहाँ पर ये उठेगा ज़रूर, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वो सवाल पूछ रही है कि भाई कि फिर उस समय हटाया ही क्यों था? इसका मतलब आप उन बयानों से सहमत थे, या फिर ये देखा कि बस वोटिंग वगैरह निकल जाए, चुनाव संपन्न हो जाए तो फिर नियुक्त कर देंगे गुरु जी को? लाल जी, आपकी रिपोर्ट से अगर मैं आऊं तो दो तस्वीर है। एक तस्वीर जब आप देखते हैं कि वहां आम आदमी पार्टी ने आज प्रेसिडेंट के अभिभाषण को बहिष्कार किया था, तो दूसरी पार्टियों को आपने देखा कि उसमें कोई सहयोग नहीं था इंडिया गठबंधन में। ऐसा ही नजारा कल भी था। ऐसा ही नजारा आपने कल भी देखा। जो आक्रामक विपक्ष की भूमिका में इंडिया गठबंधन ने अपना एक रिजोल्यूशन लिया था कि हम आक्रामक दिखेंगे और एक साथ दिखेंगे, वो 2 दिन की घटना में आप देखिए कि कल स्पीकर के चुनाव में चुनाव में आपने देखा कि ध्वनिमत से स्पीकर का चुनाव हुआ और स्पीकर फिर से ओम बिरला बनाए गए थे। तो फिर ये सवाल उठा कि फिर कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट क्यों दिया, फिर उसका नॉमिनेशन क्यों हुआ? तो जाहिर सी बात है कि टीएमसी को उसकी आपत्ति थी कि कांग्रेस ने ये एक तरफा फैसला लिया था और इसके कारण कांग्रेस डिवीजन की मांग भी नहीं कर पाई थी।
तो अब सवाल है कि आज के ही दिन जब आपने देखा इस तरह से, तो क्या ये साफ है कि कांग्रेस को अब आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं है? इसलिए वो जो आम आदमी पार्टी के सांसद थे, बहिष्कार करके वो तख्ती लेके बाहर खड़े थे। उनके साथ इंडिया गठबंधन के कोई सांसद आज उनकी भूमिका में नहीं थी और ना उस पे कोई आए। केजरीवाल तिहाड़ में कोई चर्चा नहीं करते। अब सवाल यही है कि तो इनकी ये तकलीफ तो जायज है। कांग्रेस पार्टी को ये पता लग गया कि पंजाब में वो अपने दम पे इतने सांसद जीत के आए हैं, दिल्ली में हम फिर से केजरीवाल के खिलाफ में जो मूवमेंट बना है, हम खुद अपनी जमीन तलाश कर सकते हैं, तो उनको अब आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं है। तो शायद वो इस बात से अपना किनारा कर लिया है। रही बात, जब आप इस बात को कह रहे थे कि ये श्याम पित्रोदा की बात में, तो वो देखिए कि श्याम पित्रोदा ने ब्लू स्टार ऑपरेशन के बारे में भी कहा था, और पंजाब सिख के जो दंगे हुए थे उसके बारे में कहा था कि जो हुआ सो हुआ। तो पार्टी ने ये मान लिया है कि जो हुआ सो हुआ। श्याम पित्रोदा ने जो बोला, अपने आप देखिए, जयराम रमेश ने बाकायदा एक चिट्ठी लिख के बात कही है कि श्याम पित्रोदा अब आगे से ऐसी बात नहीं करेंगे। तो इसलिए उनके जो राजनीतिक गुरु हैं राहुल गांधी के, वो इंडियन ओवरसीज के जो अध्यक्ष की उनको फिर से अपॉइंटमेंट हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि श्याम पित्रोदा जो जितनी भी बातें कही हो यहाँ भारत के बारे में, कि वो सारे लोग जो हैं वो कोई अरब के जैसे दिखते हैं, कोई चाइनीज दिखते हैं, कोई यहाँ पठान जैसे दिखते हैं, वो एक तरह से कांग्रेस ने इस बात मान लिया कि जो हुआ सो हुआ। अब श्याम पित्रोदा फिर से उस भूमिका में आ गए। फिर से गुरुजी आ गए। डॉक्टर टीना कर्मवीर जी, फिर से गुरुजी को नियुक्त कर दिया। हम लोगों को पहले से ये पता था कि शायद ऐसा होगा, लेकिन संभावना ही थी। अब देखिए, यहाँ पर ये सवाल तो उठना स्वाभाविक है टीना जी, कि क्या श्याम पित्रोदा के बयान से पहले कांग्रेस असहमत थी, अब सहमत हो गई, या कांग्रेस ने ये देखा कि चलो चुनाव निकल जाने दो, फिर से नियुक्त कर देंगे गुरुजी को? जी शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी श्याम पित्रोदा जी के बयान से पूरी तरीके से असहमत है। और ये मैंने आपके चैनल पे जब मोदी अभियान चला कि जिस तरीके से उनके बयान को तोड़ा मरोड़ा गया, और मैं आपके साथ डिबेट में थी, मैंने तब भी ये कहा था कि हम इस बयान से पूर्णतः असहमत है, बिल्कुल पूर्णतः असहमत है। मुझे और आज अगर वो उन्होंने अपने आप सहमति से उन्होंने ये जो इस्तीफा दिया था उस समय, और इसमें हमने कोई उनको प्रेशर नहीं दिया था, दबाव में उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया था, उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दे दिया। देखिए, ये कहने की बातें होती है टीना जी, ये कहने की बातें होती है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी है, इनके जो कितने नेता थे जो बार बार ये बयान दे रहे थे कि देश का संविधान बदल जाएगा, इस संविधान बदल देंगे, ऐसा बयान दे देंगे, क्या आज उनको पार्टी से निकाला गया? ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आप ये देखिए कि श्याम पित्रोदा जी ने खुद से अपने निर्णय लेकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब इस तरीके के बयान से बचल जाएगा और नहीं बोलेंगे वो इस तरीके से। उन्होंने एक तरीके का जिस तरीके से, क्योंकि देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्णतः सहमत है, लेकिन मोदी क्योंकि इनके पास कुछ बचा नहीं है, तो ये क्या करते हैं कि हमारे नेताओं के बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश करते हैं, और मीडिया भी उस पर डिबेट करता है। जबकि डिबेट किस पर होनी चाहिए? डिबेट इस विषय पर होनी चाहिए कि आज कांग्रेस पार्टी ने फिर से नीट के ऊपर एक प्रोटेस्ट किया है। उस पर तो आऊंगा, उस पर आऊंगा, अलग से आऊंगा। लोग जो है उस पर आऊंगा, मैं उस पर आऊंगा पूरी तरीके से, ठीक उस पर आऊंगा। टूट चुके हैं, और कितने बच्चे जो है आत्महत्या कर रहे हैं, उस पर पूरी तरीके से मीडिया को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। संसद का पूरा फ्लोर खुला हुआ है, आप बिल्कुल बात कर सकती है। मैं आता हूं उस पर, आता हूं। हम तो संसद में पहले श्याम पित्रोदा वाले मुद्दे पर, श्याम पित्रोदा वाले मुद्दे पर मैं पहले बात कर लेता हूं। आपने बताया कि भाई इनके नेताओं ने बयान दिया संविधान पर। हाँ ठीक है, एक दो नेताओं ने बयान दिया था, लेकिन उसके बाद बड़ी बड़ी रैलियों में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो हैं वो दर्जनों बार संविधान पर बोले, दर्जनों बार। मैं कह रहा हूं अगर उसको गिना जाए सारे बड़े नेताओं का तो वो आंकड़ा 150 भी पहुंच सकता है। खैर विजय जी, श्याम पित्रोदा को तो इन्होंने दोबारा नियुक्त कर दिया, आपको क्या आपत्ति है? उनका कहना है कि मैं आ रहा हूं, टीना जी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं टीना जी। विजय जी उनका कहना है भाई उस समय उन्होंने इस्तीफा दिया था, अब वो उन्होंने इच्छा जाहिर की, फिर से नियुक्त कर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति? विजय जी बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट एक बार कीजिए विजय जी। हाँ अब आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, बोलिए। देखिए, टीना जी को मैं बताना चाहता हूँ, ये देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है और बड़ा इन्होंने अपमानित करने का काम किया है। जो व्यक्ति देश की जनता को अफ्रीकी मूल से तुलना करता हो, गोरों से करता हो, चाइनीज से करता हो,
तो आप मुझे बताइए, ऐसे इंसान को ये दोबारा उसी पोस्ट पे महिमा मंडित कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, इसका मतलब ये चुनाव के दौरान ये देश की भोली भाली जनता को क्या मूर्ख समझते हैं? ये क्या, ये जनता बड़ी शानी है, इसके करोड़ों आंखें करोड़ों कान है। जनता जो है इनको लेकिन चुनाव तो बीत गया, चुनाव तो बीत गया। कोई बात नहीं, एक मिनट में बताता हूं। देखिए, आप मुझे बताइए कि ये पित्रोदा जी हैं कौन? ये राहुल गांधी जी के गुरु हैं, इनकी माता जी के फ्रेंड है, इनके पिताजी के फ्रेंड है वो। अच्छा, विवेक देबरॉय कौन है? विवेक देबरॉय कौन है ये बताइए, जो संविधान बदलने के लिए। ताकि ये कोई हमारी सड़क पे डिबेट नहीं हो रही है। आप एक राष्ट्रीय चैनल पे बैठे हो, आपकी बारी। ठीक है, अपनी अपनी बारी पर रख लीजिए, अपनी अपनी बारी पर अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी बारी पर अपनी अपनी बातें रखिए दोनों लोग। अभी विजय जी का नंबर है, फिर टीना जी आपके पास आऊंगा मैं। हाँ बोलिए। जो मर्जी बोलते चले जाएंगे। वो आदमी विरासत टैक्स की बात करता है। आप देखिए, टाइमिंग देखिए, चुनाव खत्म होते के साथ ही उसको दोबारा बना दिया जाता है। तो ये कहा जाएगा कि ये कांग्रेस की सोच थी। इनका मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, जो उस व्यक्ति ने बोला है वही मैनिफेस्टो बोलता है इनका। तो आप किस तरह से उसको बचाव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये राहुल गांधी के बयान थे जो विदेश में पित्रोदा जी के मुंह से बोले गए हैं। तो ये बचाव नहीं कर सकते। जो संविधान के लिए मोदी जी के बयान थे, ये कहना चाहते हैं। एक बार उनको पूरी कर लीजिए, फिर बोलिएगा टीना जी। टीना जी मैं आऊंगा आपके काउंटर के लिए, आपके काउंटर के लिए आऊंगा टीना जी, उनको पहले पूरी कर। कुछ तो सीख लीजिए, कुछ तो सीख लीजिए कि आपको जब बारी मिले, कोई बोला था कि आपके बीच में, अब ये इन्होंने। हाँ, ये बात सच है, विजय जी ने बिल्कुल शांति से सुना था आपको। सुनिए। तो अब आप मुझे बताइए, ये कहते हैं कि संविधान पर बोले थे हमारे नेता। आपको याद नहीं है, आपको पता नहीं है कि हमने उनकी टिकट काट दी और हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री ने छाती ठोक के कहा था टिकट काट दी। वो भी संविधान नहीं बदला जाएगा। संविधान करने का काम आपने अपनी पार्टी ने किया है। किस तरह से किया देखिए। अगर एक राजनेता उनकी जो नियुक्ति है एमपी बनने की, उसको हटा देते हैं। शिक्षकों को, कोई भी अभिव्यक्ति की आजादी, गला घोट देते हो, मौलिक अधिकारों का छीन लेते हो। ये आपको शर्म आनी चाहिए। और उसका बचाव उम्मीदवार नहीं उतारते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अपनी अपनी बारी में अपने अपने पॉइंट रखिएगा। मैं लौटता हूं, आप दोनों के पास लौटूंगा, विनोद जी के पास भी लौटूंगा। लेकिन सैम पित्रोदा को लेकर जो बात हम कह रहे हैं ना, वो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही थी। हम आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि कांग्रेस तो उन्हें फिर से सत्ता में ले आएगी। सुनिए उस समय पीएम ने क्या कहा था। योजना से ऐसे लोगों के माध्यम से कुछ सगुफे छोड़ती है, वो अकेले अपनी मर्जी से करते होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि वो फिर हो हल्ला होता है तो कुछ दिन के लिए पार्टी से निकालते हैं, फिर पार्टी के मुख्य धारा में वो रहते हैं। जैसे अभी उन्होंने अमेरिका में जो उनके गुरु है उनको अभी इस्तीफा दिलवा दिया, अब कुछ दिन के बाद उनको ले लेंगे। तो ये उनकी एक सोची समझी रणनीति है कि देश में भ्रम फैला करना, वातावरण बदलना, नए नए मुद्दे जोड़ते रहना और विपक्ष को ऐसे मुद्दों पर रिएक्ट करने के लिए मजबूर कर देना। तो ऐसी अलग अलग चालाकियां वो करते रहते हैं। तो प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही थी और देखिए आज ये बात साबित हो गई विनोद जी। लेकिन इन सबसे बड़ी बात, एक बात जो विपक्ष जो एक कह रहा था कि हम संसद में चट्टान की तरह एक रहेंगे इंडी गठबंधन, वो कल से लेकर के आज तक इतने ही दिनों, देखिए छोटा सा ये स्पेशल सिटिंग है, ठीक है, मॉनसून सेशन तो बाद में आएगा। ये छोटी सी स्पेशल सिटिंग में कई बार ये चीज़ें विनोद जी सामने आ गई कि इस मुद्दे पर वो साथ नहीं है, उस मुद्दे पर वो कह रहा है हमको पूछा नहीं, उस मुद्दे पर वो कहता है हमसे बात करके कैंडिडेट नहीं दिया। ये अगर इसी तरह का रहेगा तब तो फिर एनडीए के लिए मुझे लगता है कि और ज़्यादा आसान हो जाएगा। लाल जी, मैं पहले थोड़ा सा पीएम के जो अभी बता रहे थे तो मैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसी समय में जब सैम पित्रोदा से रिजर्वेशन मांगी गई थी, ली गई थी, जो डॉक्टर टीना कह रही थी,
तो ली गई थी उनसे। वो अलग बात है कि राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं सैम पित्रोदा। पूरे ओवरसीज का जो भी राहुल गांधी का वहाँ पे डिस्कोर्स होता है, जहाँ भी सभाएं होती हैं, ये सारे सैम पित्रोदा ही कराते हैं। तो सैम पित्रोदा से अलग राहुल गांधी नहीं हो सकते, वो बात तय है कि उनकी वापसी हुई है। लेकिन पीएम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कह रहे थे। पीएम ये बात कह रहे थे कि देखिए ये एक स्ट्रैटेजी के तरह से किया जाता है कि आप अलग अलग लोगों से एक भ्रम छोड़ते हैं, एक अलग अलग एजेंडे बनाते हैं, एक अलग अलग एजेंडे पे चर्चा कराते हैं, और जब ज़्यादा हो हल्ला हो तो उसको आप किनारे लगा देते हैं। तो यही बात उन्होंने कहा, पीएम ने कहा था कि उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही चुनाव खत्म हो गए वो मुख्यधारा में वापस ले लिए जाएंगे। तो ये बात सच साबित हुई, क्योंकि वो जानते हैं, वो कांग्रेस की इस रणनीति को बहुत अच्छी तरह से पीएम मोदी जानते हैं। तो उन्होंने इसका खुलासा 2 महीना पहले कर दिया था। रही बात, जब आप इस बात को कहते हैं तो क्या ये पूरा ठीक है? चुनाव के तरह तो आप आए एक कैंपेन में, हर पार्टी का अपना एक होता है, वो अपना भ्रम फैलाता है, एजेंडा देता है। कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से संविधान आरक्षण ही अपना एजेंडा बनाया था, चल गया कहीं कहीं नहीं चला। सवाल ये है कि आप उस इलेक्शन मोड से कब बाहर निकलेंगे? आप अभी तक राहुल गांधी अगर बार बार वही संविधान, बार बार वही चीज बता रहे हैं, बार बार वही सारी चीजें जो आप इलेक्शन के डिस्कोर्स में बता रहे थे, तो ये बात है कि आप अभी तक उस भ्रम फैलाने की कोशिश को जारी रखे हुए हैं। तो सरकार, जब एक सत्ता में सरकार बैठी हुई है, उसकी एक बाध्यता होती है। आप पॉलिसी से हटके, आप जो मेन स्ट्रीम की जो बातें हैं उससे हटके समाज के बीच में आप भ्रम फैलाते हैं, तो उसका जवाब इस तरह से होता है। तो फिर आपका इमरजेंसी वाला वो जवाब होता है। तो ये चीज समझने की जरूरत है। हो सकता है आप एलओपी का राहुल गांधी बन गए हैं तो शायद उनकी भूमिका अलग हो जाए, लेकिन उनके एलओपी बनने से ही इंडिया गठबंधन में एक कसमकस होगी। क्योंकि अभी तक जो पार्टियां राहुल गांधी के बजाय सोनिया गांधी से डायरेक्ट कम्युनिकेशन में थे और उनको लगता था कि सोनिया गांधी से बात करना सहज है, राहुल गांधी से बात करना उतना सहज नहीं है, उन पार्टियों को अब एलओपी होने के बाद जब वो कहा गया कि विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व अब लोकसभा में राहुल गांधी करेंगे, तो जाहिर सी है ये सबसे बड़ा जो डेंट होने वाला है वो गठबंधन पे ही होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि गठबंधन में अब अखिलेश की भूमिका क्या होगी, गठबंधन में अभिषेक बनर्जी की भूमिका क्या होगी, गठबंधन में और जो रीजनल छत्रप हैं उनकी क्या भूमिका होगी, ये बात भी कांग्रेस पार्टी को इंश्योर करना होगा। टीना जी, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं, लेकिन बात ये कही जा रही है कि भाई ये तो सगुन की शुरुआत ही अच्छी नहीं हुई। देखिए कि स्पीकर के लिए कैंडिडेट दिए और वोटिंग को बिना वोटिंग नहीं करा पाए, और वो जो एक कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय, एक जो दावा था कि विपक्ष की एकता है, उसमें कल से लेकर आज तक जिसे कहते हैं ना कि ग्रॉस कमी दिखाई पड़ रही है। टीना जी, कैसे चलेगा? किस तरह से विपक्ष को आप इकट्ठा करेंगे? कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन बन चुके हैं। टीना जी, देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि विपक्ष पूरी तरीके से मजबूत है और जो जनता के मुद्दे हैं उनको पूरी तरीके से मजबूती से उठाएंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, आज 51 मिनट का राष्ट्रपति जी का संबोधन था। नेता सदन नरेंद्र मोदी को 73 बार दिखाया गया, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 6 बार दिखाया गया, सरकार को 108 बार दिखाया गया, विपक्ष को 18 बार दिखाया गया। तो देखिए, ये टीवी सदन की कार्रवाई है। इस तरीके से तो ये दोगला व्यवहार करते हैं। और फिर नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री, वो तो बहुत भविष्यवाणी करते हैं, उनको तो सब कुछ पहले से ही पता होता है। तो क्या आपको पता चुनाव खत्म हो चुका है टीना जी, चुनाव खत्म हो गया, छात्रों का चुनाव खत्म हो गया है, तो साहब को भी चुनावी मोड से बाहर निकल जाना चाहिए और युवाओं की तरफ एक बार देख लेना चाहिए। बहुत परीक्षाओं पे चर्चा करते हैं साहब, परिणामों पे भी चर्चा कर ले। अंतर्यामी है वो तो भविष्यवाणी कर देते हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है। तो आइए ना, फिर आप करवाइए, परिणामों पे चर्चा करिए, बात करिए, मणिपुर पर चर्चा आकर, और कमर तोड़ महंगाई जो आपने फैला रखी है उस पर चर्चा करिए कि कैसे आप सत्ता में तो आ गए हैं आप, लेकिन आपने जनता का इकबाल खो दिया है। आप वो चर्चा तो मजबूत तब होगी जब विपक्ष एकजुट रहेगा। देखिए साहब, विपक्ष पूरी तरीके से मजबूत है, उनको डर इसी बात का सता रहा है। भाजपाइयों को नींद इसलिए नहीं आ रही है कि उनको पता है कि हम जो है संसद में आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछे जाएंगे। आप भले ही मत दिखाइए, कैमरे के द्वारा आप विपक्ष को मत दिखाइए, फिर भी आपसे सवाल पूछा जाएगा। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि इससे पहले भी आप देखेंगे पिछले सदन में भी किस तरीके से राहुल गांधी जी को दिखाया नहीं गया था और ओम बिरला जी पर ही
जो है माइक लगा दिया जाता है। हमें ये नहीं पता कि ये सब डेटा कहाँ से आता है कि किसको कितना बार दिखाया गया। बिल्कुल ऐसा ही डेटा आता है जो मोदी जी कहते हैं कि विपक्ष मुझे इतनी बार गालियां देता है, उसी तरीके से हमारे पास भी डाटा आ जाता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और गालियां ही गिनने से कुछ नहीं होगा, गालियां ही मत गिनते रहिए। आप ये भी देखिए कि आपके देश के छात्र कितनी आत्महत्या कर रहे हैं, ठीक है, उस पर भी गौर फरमा लीजिएगा साहब, क्योंकि साहब को तो हम बार बार कहते हैं कि बहुत भव्य आयोजन करते हैं, देश का पैसा डुबो दिया है उन्होंने, देश को कर्जों में डुबो दिया है। यदि आप सत्ता में आ गए तो अहंकार खत्म करिए। अब एक चीज देखिए टीना जी, आप तमाम बातें बोली, विजय जी ने कितनी शांति से सुना ना। अब विजय जी को बोलने के लिए मैं बोल रहा हूं, आप भी शांति से सुनिएगा। विजय जी, आरोप है, हम तो चाहते हैं सदन में भी ऐसी चर्चा हो, बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए, एकदम सही बात। ओम बिरला जी रोके ना, वो अपने आप को राजा समझ बैठे हैं। हाँ, मैं देखिए, मैं तो बिल्कुल किसी को नहीं रोकता, आपकी पूरी बात आई, अब विजय जी को बोलने दीजिए, ठीक है। अब विजय जी बताइए, इन्होंने तमाम तरह की जो बातें कहीं साथ में उन्होंने ये कहा कि देखिए विपक्ष तो पूरी तरह से एकजुट है, लेकिन सरकार ही हमें मौका नहीं देती, सरकार मुद्दों पर चर्चा नहीं करती, सरकार दिखाती नहीं। उन्होंने कहाँ से पता नहीं कहीं से कुछ डेटा भी दिया कि राहुल गांधी को इतनी बार दिखाया, पीएम को इतनी बार दिखाया। बताइए। देखिए लालचंद जी, मैं आपके माध्यम से टीना जी को बताना चाहता हूं कि जहां संसद चलती है वहां चप्पे चप्पे पे कैमरा होता है, तो वो तो सारी रिकॉर्डिंग होती है, वहां तो देखने दिखाने ना दिखाने का सवाल ही नहीं उठता, ये तो टीवी चैनल के ऊपर होता है। अब मैं इनकी मुद्दे की बात करता हूँ। ये बताते हैं कि मणिपुर पे ये भाग जाते, चर्चा नहीं कराते। भाई हमने संसद में चर्चा कराई, आपके नेता भाग गए संसद छोड़ के, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। दूसरा, इन्होंने महंगाई की बात की, इनके दौर में महंगाई 12% तक करीब पहुंच गई थी। हमारे दौर में 10 साल में एक बार भी 2.5 तक भी नहीं पहुंचने दी हमने, 5% के। तो मैं तथ्य के आधार पे बात करता हूं। तीसरी बार इन्होंने बोला कि गरीबी पे बात कीजिए, 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से बाहर कर दिया, और गरीबी से पार उठने के बाद भी हम उनको सहायता दे रहे हैं, वो दोबारा गरीबी में ना आ जाए, इसलिए हम सहायता प्रदान कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, रोजगार की आप बात करते हो, किस तरह से हमने यूनिवर्सिटी खोली है, एम्स खोले, हॉस्पिटल खोले, एयरपोर्ट खोल रहे हैं, गांवों में हमने किस तरह से 4.25 लाख करोड़ सड़कें बनाई है। तो आप मुझे बताइए, किस तरह से हम जनधन खाते के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपए हमने डायरेक्ट पहुंचाया है। आपके राजीव गांधी जी कहते थे कि 15 पैसा पहुंचता है वहां पे 1 रुपए में। तो हमारा आप जो करोगे, आप तो कहीं आसपास में, आप तो भ्रष्टाचार, आपके अगर मैं गिनवाऊं तो सारा ये डिबेट भ्रष्टाचार में खत्म हो जाएगी। उन्होंने ये भ्रष्टाचार किया, उन्होंने ये, हमारा आप गिनोगे तो हमारा काम जरूर आप कह सकते हो कि इतना होना चाहिए, लेकिन ठीक है। यानी कहने का मतलब ये कि आप हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार हैं। तो टीना जी, मौका पूरा है। देखिए, ये तो स्पेशल सिटिंग है, मॉनसून सेशन आने वाला है, सब लोग इकट्ठा होकर मुद्दे को उठाइए, लेकिन इकट्ठा होना तो जरूरी है, इकट्ठा रहना तो जरूरी है, उसी पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी है। विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, टीना जी शुक्रिया, विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बताएंगे कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो अब मुंबई में हिजाब का मुद्दा उठ रहा है, बताएंगे आपको। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त अब बारी आ गई है एक और बड़े मुद्दे की, और ये बड़ा मुद्दा मुंबई से आया हुआ है। कैंपस में हिजाब पर हाईकोर्ट का फैसला आया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के कॉलेज परिसर में हिजाब, बुर्का, नकाब पर प्रतिबंध को जारी रखा। कोर्ट ने माना किसी संस्थान में अनुशासन के लिए नियम बनाना कॉलेज प्रशासन का अधिकार है। कुछ छात्राओं ने दरअसल कॉलेज प्रशासन के कैंपस के अंदर हिजाब और बुर्का मनाही के विरोध में हाईकोर्ट में याचिका डाल दी थी। कर्नाटक के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सरकारी स्कूलों के लिए ड्रेस कोड लागू किया था, आपको याद होगा वो वाला विवाद जो उठा था। तो कर्नाटक में कुछ मुस्लिम छात्राएं हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कर्नाटक हिजाब मसले को लेकर गई थी,
लेकिन कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब, बुर्का आदि पहनने को मौलिक अधिकार नहीं माना था। कहा ये नहीं, मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी कहा कि कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध आर्टिकल 19 और 25 का विरोध नहीं है। तो कॉलेज प्रशासन ने परिसर में बाकायदा चेंजिंग रूम की व्यवस्था की है कि आप पहन के आइए बाहर से, कोई दिक्कत नहीं है, यहां बदल लीजिए। तो ये चेंजिंग रूम में लड़कियां हिजाब, बुर्का उतारकर नॉर्मल ड्रेस में क्लास अटेंड कर सकती हैं, इसकी पूरी व्यवस्था की है कॉलेज प्रशासन ने। लेकिन फिर भी जिद, लेकिन कुछ नेताओं की जिद ने इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की और वही लोग कुछ छात्राओं को भड़काते रहते हैं। कर्नाटक की तरह ही अब मुंबई में भी इसे मजहबी रंग में रंगने की कोशिश हो रही है। चुनाव है महाराष्ट्र में, तो इस पर हम जुड़ेंगे अपने संवाददाता से। लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो संवाददाता से जुड़कर देखेंगे क्या कुछ हाईकोर्ट ने इस बारे में और ज्यादा कहा है। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो मुंबई में जो हिजाब का विवाद है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता योगेश शीतल। योगेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि कर्नाटक में तो ये मुद्दा आया था, और कर्नाटक में इसके पीछे कौन कौन थे वो भी बात आई थी कि CFI कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया नाम का एक संगठन थी जो PFI की ही आनुषंगिक संगठन थी। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, मुंबई में हिजाब के मुद्दे को कौन हवा दे रहा है योगेश? देखिए लालचंद, ये पूरा मामला चेंबूर से शुरू हुआ था। चेंबूर के दो कॉलेज हैं, वहाँ से ये पूरा मामला उठा था। 9 छात्राओं ने जो कि कंप्यूटर साइंस की हैं, 2nd और 3rd ईयर की छात्रा हैं, इन्होंने बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख किया था और कहा था कि जो कई सारे आधार रखे गए थे, जो अनुच्छेद 19 और 19(1)A और साथ में 25 है, इसके अलावे पुट्टास्वामी जजमेंट जो है, जो कि आधार कार्ड से पूरा का पूरा जुड़ा हुआ था, जिसमें कहा गया था कि राइट टू प्रिवेसी जो है, निजता का अधिकार जो है, उसको बड़े तौर पे एक तरीके से आप कहें तो परिभाषित भी किया गया था। उसमें उसके तहत उन्होंने कहा था कि राइट टू चॉइस जो है, जो उनकी पसंद है, इस पर भी कहीं ना कहीं जो है कुठाराघात है और इसकी जो है आप कह सकते हैं कि संविधान प्रदत्त जो अधिकार है इसका उल्लंघन किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, जो कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर आप बॉम्बे उच्च न्यायालय की अगर आप पूरी दलील को देखेंगे, जिसमें कि आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट है, तो 19 जून को बहस खत्म हुई थी। कॉलेज की तरफ से कहा गया था कि उनकी जो निजता का अधिकार है, साथ में जो डिग्निटी है, इस पे जो है सीधा प्रशासन का हमला है और उससे उनको वंचित किया जा रहा है। कॉलेज के प्रशासन की तरफ से दलील ये दी गई थी कि ये सिलेक्टिव नहीं है, क्योंकि स्टोल, कैप, बैजेज, इन सब चीजों पर भी समान रूप से पाबंदी की गई है और ये स्कूल डिकोरम जो कॉलेज के डिकोरम है उसको मेंटेन करने के लिए किया गया है। और उच्च न्यायालय ने भी इस बात को सही माना कि जो संस्थान है उनके पास इस चीज का अधिकार है और अधिकार के तहत ही वो चीज किया गया है। अगर आप दलील में अगर थोड़ा सा बिंदुवार अगर आप जाएं तो जो बेंगलोर उच्च न्यायालय का जो जजमेंट था उसका भी रेफरेंस दिया गया, क्योंकि मुंबई उच्च न्यायालय बेंगलोर की जो उच्च न्यायालय थी उसने भी इस चीज को खारिज किया था। फिलहाल मामला जो है सर्वोच्च न्यायालय में गया है, सर्वोच्च न्यायालय में अभी ये मामला फिलहाल लंबित है। लेकिन उच्च न्यायालय में जो AS चंदूरकर और राजेश पाटिल, इनकी जो खंडपीठ थी, जो 2 जजों की बेंच थी, इन्होंने ये पूरा मामला सुना था। और जो अगर आप निष्कर्ष पे जाए तो निष्कर्ष यही निकला कि जो जजमेंट है, जो डिसीजन है, वो सिलेक्टिव नहीं है और इसको यूनानिमस है और सबके लिए एक तरीके से कॉमन जजमेंट माना गया, इसको सिलेक्टिव नहीं माना गया। इसके लिए कल उनकी दलील। योगेश, इस मामले में खबर ये भी आ रही है कि जो छात्राएं थी उनको तो वो तो हाईकोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं कि चलो हाईकोर्ट ने फैसला दिया, कॉलेज प्रबंधन ने व्यवस्था की ही है, वहां तक आप हिजाब और बुर्का पहनकर आने की, वहां चेंज कर लेते हैं। लेकिन इस मामले में नेताओं ने खासतौर पर इसको हवा देने की काफी कोशिश की है। देखिए, अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो आपने सही कहा, पहले सवाल में ही आपने सही कहा था कि जो महाराष्ट्र है उसमें चुनाव होने वाला है महाराष्ट्र में, और ये चीज़ें काफ़ी ट्रिगरिंग पॉइंट होती है। अगर आप किसी समुदाय विशेष को इस तरीके की संवेदनात्मक चीज़ें जो कि उनके धर्म से जुड़ी हुई हो, जो उनके पहचान से जुड़ी हुई हो, उस पर अगर आप उनको आंदोलित कर सकें तो हो सकता है कि वो चीजें मत में भी परिवर्तित हो जाती है। और ऐसा आप कह सकते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में इस तरह के मामले उठते रहते हैं। हालांकि इसको लेकर कोई आक्रामक बयानबाजी फिलहाल नहीं दिखी है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा उस पर नजर रहेगी। और ये बात बिल्कुल है कि आने वाले दिनों में चुनाव तो होना है,
जब चुनाव होना है तो उसी से ये कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें नेताओं के बयान आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जुड़ने के लिए इस खबर पर। तो हमारे संवाददाता योगेश शीतल मुंबई से जुड़े थे। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।